नमस्कार। आज हम उस अद्भुत जगह की सैर करने वाले हैं जिसे अक्सर भारत का मुकुट कहा जाता है। हाँ, आपने सही अंदाजा लगाया। हम बात कर रहे हैं जम्मू और कश्मीर की। ये सिर्फ कोई आम सा भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, है ना? ये एक ऐसा कमाल का संगम है जहां आपको अविश्वसनीय प्राकृतिक सुंदरता, एक बेहद जटिल और गहरा इतिहास और एक ऐसी जीवंत संस्कृति मिलेगी जो आपका मन मोह लेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बहुमुखी स्वर्ग के हर एक पहलू को गहराई से समझते हैं। सच मानिए, ये सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं? हम इस पूरी जानकारी को 5 आसान हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले हम यहाँ के भूगोल और 2 राजधानियों वाले दिलचस्प रहस्य को समझेंगे। फिर हम इसके इतिहास के पन्नों को पलटेंगे। तीसरे हिस्से में यहाँ की स्थलाकृति, नदियाँ और अर्थव्यवस्था पर बात होगी। उसके बाद हम चलेंगे यहाँ के मशहूर पर्यटन और पवित्र तीर्थ स्थलों की ओर, और आखिर में यहाँ की वाइब्रेंट संस्कृति और लजीज व्यंजनों का स्वाद लेंगे। फटाफट आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, भूगोल और राजधानियाँ। एक ही क्षेत्र लेकिन 2 अलग-अलग राजधानियों की कहानी। जम्मू कश्मीर का फैलाव अगर आप देखें तो सच में बहुत विशाल है। जरा मैप की कल्पना कीजिए। पश्चिम में इसकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती हैं, उत्तर और पूर्व में लद्दाख है और दक्षिण में पंजाब और हिमाचल प्रदेश। ये लोकेशन अपने आप में इसे रणनीतिक और प्राकृतिक दोनों ही नजरियों से बहुत महत्वपूर्ण बना देती है। अब अगर हम यहाँ रहने वाले लोगों की बात करें तो 2011 की जनगणना के हिसाब से यहाँ की आबादी लगभग 1.25 करोड़ थी और 2024 आते आते इसके करीब 1.37 करोड़ होने का अनुमान है। और पता है सबसे खूबसूरत बात क्या है? यहाँ की धार्मिक विविधता। इस आबादी में लगभग 68% मुस्लिम हैं और 28% हिंदू हैं। बाकी के 4% में आपको सिख, बौद्ध और ईसाई धर्म के लोग मिलेंगे। मतलब ये क्षेत्र अलग अलग आस्थाओं का एक बहुत ही प्यारा और विविध घर है। अब आते हैं उस बात पर जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करती है, यहाँ की 2 राजधानियां। जी हाँ, एक बिल्कुल अनूठी प्रशासनिक व्यवस्था। होता क्या है कि गर्मियों में यानी मई से अक्टूबर तक राजधानी होती है श्रीनगर। क्यों? क्योंकि वहां का मौसम बहुत ही सुहावना होता है। लेकिन जैसे ही सर्दियां दस्तक देती हैं और कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है तो नवंबर से अप्रैल तक के लिए राजधानी शिफ्ट होकर जम्मू आ जाती है, क्योंकि जम्मू के मैदानी इलाके उस वक्त थोड़े गर्म होते हैं। है ना कमाल का सिस्टम? पूरी तरह से मौसम के मिजाज पर आधारित एक प्रैक्टिकल व्यवस्था। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं। हमारा दूसरा भाग है एक जटिल ऐतिहासिक तानाबाना। जम्मू कश्मीर का इतिहास बहुत बहुत पुराना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कश्मीर घाटी के बुर्ज होम में पूरा पाषाण युग यानी पाषाण काल के इंसानों की बस्तियों के निशान मिले हैं। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, इस जमीन पर मौर्य, कुषाण, गुप्त और मुगलों जैसे कई बड़े साम्राज्यों ने अपना शासन किया और अपनी एक कभी न मिटने वाली सांस्कृतिक छाप यहाँ छोड़ दी। अगर हम आधुनिक इतिहास की टाइमलाइन देखें तो इसमें कई बड़े टर्निंग पॉइंट्स रही हैं। शुरुआत होती है 1846 की अमृतसर संधि से, जब डोगरा राजवंश का शासन शुरू हुआ। फिर आया 1947 का वो ऐतिहासिक समय जब विभाजन हुआ और महाराजा हरी सिंह ने भारत में विलय का फैसला किया। उसके बाद का समय काफी उथल-पुथल भरा रहा। 1948 से लेकर 1971 के बीच यहाँ कई क्षेत्रीय युद्ध हुए। फिर 1999 में कारगिल युद्ध हुआ और हाल ही में 2019 में एक बहुत बड़ा प्रशासनिक बदलाव आया, जब अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया और इस पूरे राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठित किया गया। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे भाग की तरफ, स्थलाकृति, नदियां और अर्थव्यवस्था। आसान शब्दों में कहें तो ये इस जगह का जीवन आधार है। यहाँ के ऊंचे नीचे पहाड़ और तेज बहती नदियाँ सिर्फ आंखों को ही अच्छी नहीं लगती, बल्कि ये सच में यहाँ के लाखों लोगों की रोजी रोटी और एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। अगर हम ऊंचाई का सफर तय करें तो ये किसी रोमांचक सीढ़ी चढ़ने जैसा है। सोचिए, हम जम्मू के गर्म और सूखे मैदानों से शुरुआत कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे तलहटी वाले इलाके आते हैं। थोड़ा और ऊपर चढ़ें तो पीर पंजाल की खूबसूरत पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं। फिर आती है वो जादुई कश्मीर घाटी जो पीर पंजाल और हिमालय के बीच किसी प्याले की तरह बसी है। और अंत में सबसे ऊपर महान हिमालय, जहां 20,000 फीट से भी ऊंची चोटियां हैं जो हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं।
ये पूरा बदलाव सच में दिमाग को चकरा देने वाला है। इन ऊंचे पहाड़ों से जो नदियां निकलती हैं, उनका बंटवारा भी एक दिलचस्प कहानी है। 1960 की सिंधु जल संधि के तहत इन नदियों को बांटा गया था। पश्चिमी नदियां जैसे सिंधु, झेलम और चिनाब, इनके पानी का प्राथमिक अधिकार पाकिस्तान को मिला, जबकि पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलुज, इनका अधिकार भारत के पास आया। ये नदियां सिर्फ सुंदर नहीं हैं, खेती, बिजली उत्पादन और यहाँ तक कि कूटनीति के लिए भी इनका रोल बहुत बहुत बड़ा है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 22,000 करोड़ रुपए। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। ये आंकड़ा जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्प उद्योग का अर्थव्यवस्था पर जो असर है उसे दिखाता है। वो विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल, खूबसूरत कश्मीरी कालीन और लकड़ी की वो बारीक नक्काशी, ये सब सिर्फ परंपराएं नहीं हैं, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और इसके साथ ही सेब के बागान और वो खुशबूदार केसर की खेती, ये सब मिलकर यहाँ की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं और लाखों परिवारों को रोजगार देते हैं। चलिए अब उस चीज की बात करते हैं जिसके लिए ये जगह पूरी दुनिया में मशहूर है, हमारा चौथा भाग, पर्यटन और पवित्र तीर्थ स्थल। हर साल लाखों लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। कोई मुगल गार्डन्स की खूबसूरती निहारने आता है, तो कोई जमी हुई झीलों और बर्फ से ढके पहाड़ों का रोमांच महसूस करने। और जब बात कश्मीर की हो तो डल झील का जिक्र कैसे ना हो। इसे कश्मीर का गहना कहा जाता है। यहाँ के तैरते हुए बगीचे और लकड़ी के खूबसूरत शिकारे इसकी असली पहचान है। क्या आप सोच सकते हैं कि सर्दियों में जब तापमान -11 डिग्री तक गिर जाता है तो ये पूरी झील पत्थर जैसी जम जाती है। सच में लोग उस पर चल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ वुलर झील भी है, जो एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। इन हाउस बोट्स में रहना वो एहसास ही एकदम अलग होता है। लेकिन जम्मू कश्मीर सिर्फ प्राकृतिक खूबसूरती ही नहीं है, यह गहरी धार्मिक आस्था का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। कटरा में माता वैष्णो देवी का मंदिर है, जहां दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु कठिन पैदल यात्रा करते हैं। फिर करीब 5,486 मीटर की ऊंचाई पर बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा है, जहां प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है। डल झील के किनारे आपको हजरत बल दरगाह मिलेगी और गोद पहाड़ी पर ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर स्थित है। इतनी मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद लोगों की ये आस्था सच में हैरान कर देने वाली है। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे स्वादिष्ट भाग पर, जीवंत संस्कृति और व्यंजन। इतनी कड़ाके की सर्दियों और ऊंचे पहाड़ों के बीच रहने के कारण यहाँ के लोगों का पहनावा, उनकी दिनचर्या और उनका खाना बिल्कुल अनोखा है। इसने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है। इसी अनोखी संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा है फिरन। ये एक लंबा पारंपरिक ऊनी चोगा होता है। कश्मीर की उस जमा देने वाली सर्दी में ये किसी संजीवनी से कम नहीं है। और पता है, लोग अक्सर इसके अंदर कांगड़ी नाम का एक मिट्टी का बर्तन भी रखते हैं, जिसमें सुलगते हुए कोयले होते हैं ताकि शरीर को गर्मी मिलती रहे। जरूरत के हिसाब से किया गया क्या कमाल का आविष्कार है ना? वैसे इन्हीं बर्फीले पहाड़ों में आपको एक अद्भुत वन्य जीवन भी मिलेगा, जैसे बहुत ही शर्मीला स्नो लेपर्ड और यहाँ का राज्य पशु हंगुल हिरण। खाने की बात करें तो यहाँ के जायके को छोड़ना तो नामुमकिन है। क्या आपने वाजवान के बारे में सुना है? ये कोई साधारण भोजन नहीं है, ये 36 अलग अलग व्यंजनों वाली एक पूरी शाही दावत है। इसमें रोगन जोश जैसी वो लजीज डिशेस शामिल होती हैं। इन सब में आपको फारसी और मध्य एशियाई शैली का बहुत गहरा असर दिखेगा। और इस भारी भरकम दावत के बाद मसालों और असली केसर से बनी गर्मा गर्म कहवा चाय, उफ, वो अनुभव तो बस शब्दों से परे है। तो दोस्तों, हमने इस जगह का भूगोल देखा, इतिहास समझा, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के हर रंग को जाना। लेकिन अब इन सब बातों के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जम्मू कश्मीर अपने ग्लेशियरों के इतने नाजुक पर्यावरण और सदियों पुरानी संस्कृति को बचाते हुए तेजी से हो रहे आधुनिक विकास के साथ तालमेल कैसे बिठाएगा? ये कोई छोटा सवाल नहीं है, बल्कि यही वो सवाल है जो भारत के मुकुट का भविष्य तय करेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इस खास विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत